तो अगर सभी में काइनेटिक एनर्जी मतलब ये अपन को गिवन है और ये वैल्यू सेम है सभी का, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए रूट ऑफ E1 हो जाएगा, दैट इज 12.3 डिवाइडेड बाय लैम्डा ई। Root of E2 will be equal to 0.101 divided by, that is root of no, that is lambda alpha, and root of E3 will be equal to 0.286 divided by, that is lambda of proton. अभी we know that lambda of proton जो होता है, अभी आप देख लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लो, लैम्डा सबके सेम है। अगर ये वैल्यू सभी का सेम है तो एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू दीज वैल्यू, सो वी कैन राइट दैट E1 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन, लो भाई ये वैल्यू बोलो। E1, E3, E2, A is the option. That is the answer. आंसर सी में सी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर सी में किसी ऑप्शन करेक्ट है तो हाँ, तो वो गलत होगा फिर, और क्या। अगर गिवन है तो आंसर करेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बच्चे काफी मतलब उसी दिन से डिस्कस कर रहे हैं ना, और कई बार इसको एक बार मैंने भी इसको शायद अपने ग्रुप में भेजा है कि दिस इज नॉट करेक्ट, द आंसर इज ए, इसको भेजा है शायद मैंने, व्हाट आई रिमेंबर। और बताओ, आज मैंने कोई डाउट्स दिए थे आपको, होमवर्क दिया? हाँ सर, मूल कंसेप्ट से। मूल कॉन्सेप्ट होमवर्क था? सर Yes, आप sir. कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे आपको, अगर वो क्वेश्चन आप मुझे भेज दो तो, मतलब इसमें एक कोई क्लिक करके भेजो ना फोटो उन क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चंस का फोटो क्लिक करके भेजो, 1 मिनट मैं तब तक शीट देखता हूँ कहाँ है। अगर इनके मोल्स गिवन है तो मैं इनके भी मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसके मोल्स हो जाएंगे 5 माइनस वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, 62 प्लस 23, 23 तो 5 हो जाएगा और 85 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मोल्स अगर मुझे गिवन है तो इन दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लो, इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना और इसके मॉलिक्यूलर मास से तो मास आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 332 मल्टीप्लाई बाय, ये तो इसके मोल्स हो गए और इसके मोल्स आ गए, तो इसके मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 32 प्लस 14, 46, ये उसका मास आ गया। अब इसके मोल्स मास कैलकुलेट कर लो, इसका मास आ जाएगा मेरे पास, ये इसका मास आ गया, और इसका मास कितना आ जाएगा अपने पास? तो इसके मोल्स मुझे गिवन है, तो इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो तो इसका मास भी आ जाएगा। तो इसके मोल्स आ गए ऑक्सीजन के कितने, ये इसके मोल्स हो गए, और जब मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राम आता है, और इसका 28% 1.4 ग्राम हो गया। लो भाई एक्स कैलकुलेट कर लो, अगर एक्स आ गया तो 5 ग्राम में इसका मास एक्स है, परसेंटेज बता देना, इससे एक्स कैलकुलेट कर देना। NO2 का मॉलिक्यूलर वेट 48 है। किसका? सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास? हाँ Yes, sir, 32 plus 18. ओके सर, हाँ सर, 14. यस सर, यस। सो आई थिंक मतलब इससे अपन एक्स कैलकुलेट कर लेंगे और परसेंटेज बता देंगे। परसेंटेज ऑफ PbNO3 आ गया आपके पास, अगर एक्स कैलकुलेट करेंगे तो PbNO3 कैलकुलेट करके आप x/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, यू गॉट परसेंटेज, 100 से माइनस करो तो इसका परसेंटेज आ गया। ये एक क्वेश्चन था, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। तो हमें क्या करना होता है, जो गैसेस होते हैं ना,
अपन को ये देखना होता है कि भाई जो गैसेस होते हैं लॉस ऑन वेट हमेशा उन्हीं की वजह से होता है। तो अपन ने गैसेस इससे जो गैसेस आएंगे इसके मासेस कैलकुलेट किए, इससे जो गैस आया इससे मास कैलकुलेट किया। आप ये भी ले सकते हैं कि इसके मोल से इसके मोल फिर इसका मास, इसके मोल से इसके मोल फिर इसका मास, इन दोनों का मास कितना होता है 72% ऑफ 5, क्योंकि 28% गैसेस हैं तो रेसिड्यू कितना होगा, जो मास बचेगा सॉलिड जैसे वो 72% होता है, वो ले लेते हैं, तब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, तो अपने पास Al गिवन था और जिंक गिवन था। 1.7 ग्राम, दोनों का मास था 1.7 ग्राम। अब मिक्सचर है और कंपोजिशन पूछोगे तो एक को x ग्राम ले लेता हूं, दूसरे को ले लेता हूं 1.7 माइनस x ग्राम। दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि एटॉमिक मासेस अपन को पता है। क्योंकि एटॉमिक मासेस अपन को पता है। बोथ रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, दोनों को आपने डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाया, तो HCl से रिएक्ट करोगे तो मेटल क्लोराइड बनाऊंगा, और दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। H2 gas is liberated. 1.6 liter of H2 at STP is liberated. Calculate the composition. ठीक है, इसका वॉल्यूम गिवन है मुझे। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। Al को अगर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करूंगा तो AlCl3 बनेगा प्लस H2 बनेगा। बैलेंस कर लेता हूं। और जिंक को अगर रिएक्ट करूंगा तो, और बैलेंस करना मतलब इजी था है? Al को अगर HCl से रिएक्ट करेंगे, अपन को पता था कि AlCl3 बनेगा, तो 3 Cl तो चाहिए, मतलब इसको मैं 3 लिखूंगा, और एक Al हो गया, 3 Cl भी हो गए। अब हाइड्रोजन जो बचा वो H2 जैसे लिखना पड़ेगा, तो 3 ही हाइड्रोजन है अपने पास, तो या तो आप 3/2 लिखो या पूरा रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बचेगा, वही अपन ने लिखा होगा। जिंक को अगर HCl से रिएक्ट करूंगा तो ZnCl2 बनेगा, 2 Cl चाहिए, ट्वाइस ऑफ HCl, दैट इज H2 भर लिखूंगा मैं बस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो एक H2 बनेगा ऐसे। अब अपन को पता है इसके मोल्स से आप इसके मोल्स कैलकुलेट करोगे, इसके मोल्स से आप इसके मोल्स कैलकुलेट करोगे, इनके मोल्स आ गए तो वॉल्यूम बना लोगे। मोल्स को वॉल्यूम बनाना आता है क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अगर किसी का मोल्स है मेरे पास, मैं इससे मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूंगा, और इन दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1.6। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके मोल्स कितने हो गए, तो अपन कहेंगे मास बताओ, x बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 27 होता है एटॉमिक मास इसका, तो इसके मोल्स से इसके मोल्स कितने हो गए, तो कहेंगे 3/2 इंटू x बाय 27, ये इसके मोल्स आ गए। इसके मोल्स कितने हैं, तो 1.7 माइनस 6 डिवाइड बाय कितना, उसका मॉलिक्यूलर मास 64.65 होता है, तो अपन 65 भी ले लो, 65.5। तो फिर इसका मास, इसके मोल्स आ गए तो इसके मोल्स आ गए, जितने मोल्स इसके उतने मोल्स इसके भी है, 1.7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 65.5। अगर मेरे पास इसके मोल्स हैं तो इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें, मल्टीपल बाय 22.4 से, ये इसका वॉल्यूम आ गया। जो एल्यूमिनियम से HCl रिएक्ट किया उसने हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम दिया, इतना लीटर्स बनाएगा, और जो जिंक HCl से रिएक्ट किया उससे कितना वॉल्यूम आया, तो मोल्स को पहले मल्टीप्लाई करो सो दैट वॉल्यूम में आ जाए, ये इससे इतना वॉल्यूम आया, और दोनों का वॉल्यूम टोटल कितना होना चाहिए जितना क्वेश्चन में गिवन है, कि भाई जब इसका 1.7 ग्राम HCl से रिएक्ट करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ H2 कितना लिबरेट होता है 1.66। बना दो, ऐड कर दो, आपके पास इक्वेशन आ गया, 3/2 इंटू x बाय 27 इंटू 22.4 प्लस 1.7 माइनस x डिवाइड बाय 65.5 into 22.4, that will be equal to
कितना गिवन है वॉल्यूम 1.66, एक्स कैलकुलेट करो और बता दो मॉलिक्यूलर मास। 22.4 को नीचे ले जाओ और बाद में फिर इसको 57 थोड़ा कैंसिल करो, कैंसिल हो जाएगा 9 से, और थोड़ा ये कैंसिल करो, विल गेट द आंसर। तो कैलकुलेशन बचा अपने पास, x आ जाएगा, तो x आएगा तो x डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ एल कितना होगा, x बाय 1.7 मल्टीप्लाई का 100 विल गेट द x। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, दोनों गिवन थे, दोनों का मास गिवन था, हमने अलग अलग लिखा सो दैट कि मैं उनके मोल्स कैलकुलेट कर सकूं। मुझे प्रोडक्ट में ये गिवन था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इतना आता है, तो ठीक है, इसको इससे रिएक्ट करके कितना हाइड्रोजन आता है, इसको इससे रिएक्ट करके कितना हाइड्रोजन आता है, और जो टोटल हाइड्रोजन आता है वो कितना आना चाहिए, तो टोटल हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लीजिए, इसके मोल्स से इसके मोल्स। एक ही रिएक्शन में जो भी मुझे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कोरिलेट करना है तो मोल्स के थ्रू ही कोरिलेट करते हैं, और लिखते कैसे हैं वो अपन को पता है, आपने बता रखा है, Al/2 इज इक्वल टू H2/3। तो Al के मोल्स गिवन थे, तो ये मुझे आपने दे रखा था x/27, तो 3 से मल्टीप्लाई करके H2 के मोल्स आ गए, तो आ गए थे, बाद में 22.4 से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आ गया। आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें था मेरे पास इक्वल वेट ऑफ, वो कह रहा है कि भाई देख मेरे पास मरकरी गिवन है और आयोडीन गिवन है, दोनों का मास इक्वल है, अगर इसका A ग्राम होगा तो इसका भी A ग्राम होगा, इसका B ग्राम होगा तो इसका भी B ग्राम होगा, ये आप इसको 1 ग्राम लोगे तो भी इसका 1 ग्राम लेना पड़ेगा, इसको 2 ग्राम तो इसका भी 2 ग्राम लेना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी आर गिवन। वो कह रहे हैं कि इक्वल वेट ऑफ मर्करी एंड आयोडीन रिएक्ट्स टू फॉर्म मर्क्यूरस आयोडाइड, दिस इज मर्क्यूरस आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसके साथ मतलब इन दोनों का इक्वल मास रिएक्ट करेगा तो मुझे ये और ये मिलता है, और दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। तो अपन ने कहा था जब भी मिक्सचर गिवन हो या मिक्सचर फॉर्म करना है, रिएक्शन अलग अलग लिख लेना। तो अब हमें ये गिवन है कि दोनों के मास इक्वल है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, या तो इसका 1 ग्राम ले लो, इसका भी 1 ग्राम ले लो, और दोनों को रिएक्ट करवा लो, या कोई नंबर ले लो, आपकी मर्जी, आप इसका 1 ग्राम ले लो क्योंकि आपने कहा ना इक्वल वेट, तो इसका भी 1 ग्राम ले लो। बस 1 ग्राम लेने में ये फायदा होगा कि हमें कैंसिलेशन का प्रॉब्लम नहीं हो, भाई आपने कहा इक्वल वेट तो मैं इक्वल वेट ले रहा हूं। अब अपन क्या करेंगे, हमें ये गिवन है कि दोनों को कंप्लीटली कंज्यूम करना चाहिए। अगर यहां पर 1 ग्राम मर्करी रिएक्ट करेगा तो 1 ग्राम आयोडीन भी रिएक्ट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो मास फॉर्म होगा तो यहां पर फॉर्मेशन में कम मास यूज होगा क्योंकि एक Hg और एक I है, और यहां पर मास ज्यादा यूज होना चाहिए क्योंकि यहां पर एक Hg और एक I2 है, यहाँ इसके कंपैरिजन में इसमें एक I एक्स्ट्रा है। तो कैलकुलेट कैसे करें, तो अपन कहेंगे आप एक काम करो, हमें ये तो पता है ना कि इसका 1 ग्राम है टोटल, तो इसका आप x ग्राम ले लो और इसका 1 - x ग्राम ले लो। अब इससे आप ये चेक कर लो कि इसके x ग्राम से कितने ग्राम ये रिएक्ट करेगा, और इसके x ग्राम, इसके 1 - x से इसका कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1 ग्राम, ये तो पता है ना अपन को। तो अपन ये चेक करते हैं, इस 1 ग्राम को इक्वल कर लेंगे, अपन ये लिख लेते हैं कि मास ऑफ I2 और रिएक्टिव फॉर्म रिएक्ट टू फॉर्म HgI प्लस मास ऑफ I2 और रिएक्ट टू फॉर्म HgI इज इक्वल टू टोटल कितना होना चाहिए, जितना इसका मास था उतना इसका मास होना चाहिए। तो अपन कहेंगे सर जब दोनों बना रहे हैं तो बना दो ना 0.5 नहीं, ऐसे थोड़ी होता है भाई, इसमें आयोडीन जो है वो कम यूज हुआ ना, एक ही आई दिख रहा है इसमें 2 आई, तो बैलेंस कर लो सर। अभी तो बैलेंस भी नहीं है रिएक्शन क्योंकि इसमें 2 ग्राम है,
तो मैं कहूँगा ठीक है, लो बैलेंस कर दिया, लो बैलेंस कर दिया। ये मर्क्यूरस आइडाइड है। मर्क्यूरस मतलब आयोडीन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +1 एक +2। जैसे NaCl में +1 होता है ना, ऐसे इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो छोटा वाला अगर किसी मेटल के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, छोटा वाला होता है तो अस होता है, और बड़ा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो एक होता है। दैट इज अनदर फैक्टर, मतलब वो दूसरी बात है, अपन को उसमें मतलब नहीं पढ़ना चाहिए। ये मर्क्यूरस आइडाइड है या मर्क्यूरिक आइडाइड है, और आपने बता रखा था क्वेश्चन। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं और इसके मोल्स निकालते हैं, इसके मोल्स से इसके मोल्स निकालते हैं, फिर दोनों का मास कैलकुलेट करते हैं, और वो मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम। तो मेरे पास x आ जाएगा। x कैसे आ गया, तो अपन कहेंगे देखो भाई, आपने मुझे दे रखा है फर्स्ट रिएक्शन में, भाई फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से मोल्स ऑफ मरकरी कितना आएगा, तो अपन कहेंगे वेट अपन एटॉमिक वेट। ये तो लिखोगे ना, हाँ लिखूंगा ना। तो x बाय एटॉमिक वेट लिखो 200, उसका एटॉमिक मास मरकरी का 200 है। तो अगर इसके मोल्स गिवन है तो इसका आयोडीन का कितना होगा, तो अपन कहेंगे जितने मोल्स इसके होंगे इसके आधे मोल्स इसके होंगे, तो लिख लो इसके मोल्स हो गए 1/2 इंटू x/200। ये कैसे कैलकुलेट किया, तो अपन कहेंगे आपने बताया ना मोल्स ऑफ Hg, पता तो एक ही रिएक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ I2 डिवाइड बाय उसका मोलर कोएफिशिएंट। इसके मोल्स मुझे x/200 गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी जगह, तो मोल्स ऑफ I2 आ गया, 1 को उधर ले लो। वो तो किसी एक रिएक्शन में आप दूसरे के मोल्स लिखोगे तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करना आता है। ये किसने कहा कि हाउ टू कंफर्म दैट इट विल बी हाफ, कौन सा हाफ, मैंने कंफर्म थोड़ी किया कि ये हाफ ही होगा, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो ये कैलकुलेट करके लिखा ना इधर से। रिएक्शन बैलेंस है, इसका x ग्राम लिया, अब x ग्राम लिया तो इसके मोल्स तो कैलकुलेट कर सकते हो ना x/200। अब इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट किए तो कैसे करते हैं, मोल्स ऑफ Hg डिवाइड बाय उसका मोलर कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ I2 उसका मोलर कोएफिशिएंट 1, तो इसके मोल्स तो मुझे गिवन है ना x/200 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ I2। ये तो मैंने ऐसे करके कैलकुलेट किया, कोई मैंने थोड़ी लिखा कि वो हाफ है, कि आधा इधर रिएक्ट कर जाएगा आधा इधर, ऐसे थोड़ी होता है। तो रिएक्शन से कैलकुलेट किया मैंने, ये 200। ऐसे इसके मोल्स हो गए ये 1 - 6 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, तो इसके भी मोल्स हो जाएंगे कितने, 1 - 6 डिवाइड बाय 200, ये इसके मोल्स हो। अब मुझे ये पता है कि जो दोनों आयोडीन यहाँ रिएक्ट किए हैं उनके मोल्स तो पता चल गए। अगर मुझे इनका मास पता चल जाए तो मैं टोटल मास जो यहाँ रिएक्ट करेगा वो कितना ग्राम होगा, 1 ग्राम। तो उसमें क्या है, अगर किसी के मोल्स आपको पता है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, उसका वेट इन ग्राम हो जाएगा। मतलब जो I2 मरकरी से रिएक्ट करके मर्क्यूरिक आयोडाइड बनाया उसका मास कितना है, 1 - 6 डिवाइड बाय 200, तो उसके मोल्स थे, और मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयोडीन क्या हो गया, उसका ग्राम्स में मास आ गया। ऐसे इसमें कर लेते हैं, मोल्स ऑफ I2 तो आपको दे रखा है x/200, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 254 से, यू गेट द मास ऑफ आयोडीन कितना होना चाहिए, और ये दोनों का मास टोटल, इसको भी 254 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो आयोडीन का मास रिएक्ट करेगा ना दोनों रिएक्शन में, तो देखो अलग अलग है ना, तो जो दोनों रिएक्ट करेगा वो टोटल कितना होना चाहिए, जितना आपने मरकरी लिया था, क्योंकि दोनों के इक्वल मास रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या, एक्स कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज बताते हैं। मतलब यहां पर अपन को क्या बताना था, वेट रेशियो पूछा है आपने कि इसका और इसका कितना वेट रेशियो होगा। हाँ, तो एक बार एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो बता देंगे भाई, इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो, इसका वेट कैलकुलेट कर लो, एक्स आ जाएगा तो इसके मोल्स आ जाएंगे, इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो, इसका वेट कैलकुलेट कर लो, और दोनों के वेट का रेशियो बता दो। तो यहां पर अपन कैलकुलेट कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। इसको इधर 200 ले जाते हैं, इधर 254 अपन को पता है क्या है ना, ये 1/2 होगा तो
कैलकुलेट करके बता देंगे, कोई प्रॉब्लम। तो बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे, इससे x कैलकुलेट कर लो। अगर x आ गया तो ऑब्वियस सी बात है इधर इसका मास आ जाएगा, तो इसके मोल से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो और फिर इसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके इसका वेट, इसके मोल से इसके मोल्स कैलकुलेट करो, फिर इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके इसका वेट, दोनों का वेट रेशियो क्वेश्चन में पूछो। अगर x आ जाए बोलोगे तो मैं x कैलकुलेट करूंगा, वरना फिर मैंने आपको बता दिया, आप कैलकुलेशन कर लेना, राइट। तो आप वेट ऑफ HgI डिवाइडेड बाय, आप सब्स्टिट्यूट कर लेना, वेट ऑफ HgI2 मैं ऐसे लिख देता हूं, तो आप सब्स्टिट्यूट कर लेना। इसके मोल्स होंगे x/200 और मल्टीप्लाई कर लेना 200 × 127 427, इससे मल्टीप्लाई कर लेना, x आ जाएगा। तो और इधर आ जाएगा अपने पास 1 - x डिवाइडेड बाय 200 इधर, और इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, दैट इज 257, तो इधर हो जाएगा अपने पास 127 और 200 लिया मैंने, तो इसमें 127 और ऐड करेंगे, सो 257 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 254 और ये हो जाएगा मेरे पास। इसमें मैंने मास कितना लिया, एक मिनट, मुझे मास मुझे लग रहा है इधर मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया। इसका मॉलिक्यूलर मास 200 और 127 है, 327 एक मरकरी आयोडीन का मास ना, क्योंकि 2 का 254 होता है, ये होना चाहिए 200 प्लस, तो मेरे पास आ गया 450। लो भाई ये आंसर आपसे पूछा, बता देना। x कैलकुलेट कर लो, x भी कैलकुलेट करना इजी है, इधर मैं 200 ले जाऊंगा, बाकी इसको 254x और डिवाइड 127x, ये 127 राइट ना, 254 - 254x, you'll get the answer। सब्स्टिट्यूट करके ये पूछा है कौन से वेट रेशियो दिस, तो आप बता देना उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिक्सचर ऑफ बाइवेलेंट, अब इसमें क्वेश्चन में एक मिनट है, अब अपन को गिवन था a 2.58 ग्राम मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो अपने पास गिवन था बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन दिए थे ना, वो क्वेश्चन है, लास्ट टाइम होमवर्क दिया था ना, है ना, लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन बोलो। तो अपने पास है 2.5, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको पहले समझाता हूँ, क्योंकि ये ऐसे है, 2.58 ग्राम मिक्सचर ऑफ बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट, और वो भी इक्विमोलर, इक्वल मोल्स मतलब इक्विमोलर मतलब इक्वल मोल्स होता है भाई। अगर आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया ना, मतलब एक बात ध्यान रखना, मतलब अच्छी बात है, मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस बच्चे को क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है ना उसको भी एनआईटी में आराम से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिलता है, बहुत आराम से, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम लोग को लग रहा होगा अरे सर ऐसे मत बोले कि मतलब हम लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, हम लोग क्या इतने वैसे हैं, अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पता, अगर क्वेश्चन किसी बच्चे को समझ में भी आता है ना, तो वो बच्चा बाकी बहुत अच्छा है, और नहीं समझ में आ रहा तो आप समझो अच्छा ऐसे समझते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि तुम क्वेश्चन तुम्हें दिया तो तुम कर लोगे, या मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन दिया और तुमको आंसर आ जाना चाहिए तुरंत, मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं होता। मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि तुम उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे और करने की कोशिश करोगे, और अगर उसे 50% भी कर लिया तो मेरा काम हो गया, क्योंकि तुम्हें एक डायरेक्शन तो मिला ना कि क्या करना था, मेरा काम उतना भी हो जाता है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना तो दूर, बच्चे को अगर क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है तो ही इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो धीरे धीरे हो जाता है। एक बार तुम जब रिदम में आओगे ना मेरे साथ तो बहुत मजा आएगा कि अरे यार, मतलब ठीक है ना सर, एक बार रिदम में आ गए ना, अब देखो आप
अच्छा देखो, अब पहले तो मैं समझाता हूँ तुम्हें क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा समझने वाला है, बाकी इसमें ज्यादा अच्छा, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में तो बहुत डर लगेगा यार। तो एक्चुअली क्या ना कि इस क्वेश्चन में तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। क्यों? इसमें कोई डाटा गिवन ही नहीं था कुछ, मतलब कोई नंबर कुछ ऐसे दिख ही नहीं रहा, कैसे करें इस क्वेश्चन को। और आपको क्या सीखना है, अरे यार सर ऐसे करते हैं कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन में मुझसे कहा जाए कि मैंने किसी एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करवाया और वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता है, मैंने एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करवाया और एक से ज्यादा प्रोडक्ट वो बना सकता है, और उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, सर ने बताया कि यार इनके इक्वल मासेस रिएक्ट करवा लो टू प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट। तो इक्वल मास का मतलब है कि इसका 1 ग्राम ले लो, इसका 1 ग्राम ले लो, या इसका 1 ग्राम ले लो तो इसका भी 1 ग्राम ले लो। फिर सर ने बताया था कि इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट करना, इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट करना, जब दोनों के मोल्स आ जाएं तो दोनों के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके दोनों का वेट कैलकुलेट करना और उसका सम इसके बराबर कर देना, तो एक्स आ जाता है कि ये कितने ग्राम इससे रिएक्ट किया और इसका कितना ग्राम इससे रिएक्ट करेगा, और इसका टोटल 1 ग्राम ही रिएक्ट करवाया। वो सीखना, ये नहीं सीखना कि मतलब आंसर कैसे निकाला आपने, ये आपका आंसर आएगा कि नहीं, वो नहीं सीखना अपन को कि आंसर आएगा कि नहीं। अपन को सीखना है कि आप बताते क्या हो, आंसर तो आ ही जाएगा। आंसर तो अपन निकाल के रहेंगे, कोई क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर तो आएगा ही आएगा बेटा। अगर क्वेश्चन सही है तो उसमें आंसर तो अपना 100% आएगा, और गलत होगा तो ऐसे कम ही होता है, गलत होता है कोई क्वेश्चन होता है तो फिर अपन बुक में चेक करते हैं कि भाई पहले बुक से देखेंगे फिर अपन बताएंगे। चलो अपन दूसरा देखते हैं अपन है। तो क्वेश्चन का थीम समझना है कि हमें अगर सर पता चल जाता कि अच्छा ऐसे करना है क्वेश्चन तो फिर मैं कर लूंगा, आंसर के लिए मत सोचो आप कि आंसर आ जाए सर मेरा, नहीं तो नहीं, गलत हो जाए। आंसर नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना मुझसे, क्या फर्क पड़ेगा। अब अपन को 2.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट। अब बाइवेलेंट का मतलब हो गया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इस पे +2 चार्ज होता है ना कैल्शियम पे, तो बाइवेलेंट है ये, वैलेंसी। मैग्नीशियम कार्बोनेट बाइवेलेंट होता है, लेड कार्बोनेट बाइवेलेंट होता है। तो इस टाइप का बाइवेलेंट, जैसे सोडियम कार्बोनेट तो मोनोवेलेंट कार्बोनेट हो गया, ये मोनोवेलेंट कार्बोनेट। तो वो कह रहा है कि बाइवेलेंट कार्बोनेट है अपने पास, मतलब मेरे पास 2 मेटल है और इसमें बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट है, तो इसका मतलब मेटल के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, क्योंकि कार्बोनेट में -2, कार्बोनेट अपन ऐसे लिखते हैं ना CO3 2 नेगेटिव, अपन सबको पता है कार्बोनेट ऐसे लिखते हैं। थोड़ा आइडिया है अपन को कि थोड़े एनाइन अपन जानते हैं, सल्फेट कार्बोनेट, इस टाइप के एनाइन का आइडिया है अपन को, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि 2.58 ग्राम ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट। अब देख, एक तो बाइवेलेंट समझा दिया मैंने, तो पहले मेटल को अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि सेम मेटल नहीं होगा। इसको अपन मेटल M कर लेते हैं। अगर मैं 1 और 2 लिखूंगा तो लगेगा सर इसको 2 मेटल है, इसमें 1 मेटल है, 1 और 2 नहीं लिखते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसमें मुझे याद रहेगा कि नहीं, तुम्हें नहीं रहेगा लेकिन बाद में। तो अपन एक को M ले लेते हैं, एक को M' ले लेते हैं। अब तो अपन 1 और 2 नहीं एज्यूम करेंगे, अपन कहेंगे इसका भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि ये +-2 होता है। तो इक्विवेलेंट मिक्सचर अपन ने कहा बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट है। अब इक्विमोलर क्या है, ये इक्विमोलर का क्या करें, तो इक्विमोलर का मतलब है कि जितने मोल्स इसके होंगे ना, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस। मतलब जितना कार्बोनेट इसमें होगा उतना ही कार्बोनेट इसमें होगा, जितना मेटल के मोल्स इसमें होंगे उतने ही मोल्स इसमें होंगे। लेकिन अपन कहेंगे इक्विमोलर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि दोनों के मास भी इक्वल होंगे, जैसे थोड़ी होता है भाई। अगर मान लो दोनों का 0.1 मोल्स है, इसका भी 0.1 मोल्स है, कार्बोनेट का मास इक्वल हो सकता है दोनों में, लेकिन दोनों सेम मेटल थोड़ी है, अलग अलग मेटल है।
तो अगर मास कैलकुलेट करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे ना, तो मॉलिक्यूलर वेट में तो इस मेटल का मास आएगा और इधर इस मेटल का मास आएगा, तो दोनों का मास थोड़ी सेम हो सकता है। इक्विमोलर का मतलब है मोल्स इक्वल है, मास नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए कि भाई इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट का मतलब है कि 2.58 ग्राम मिक्सचर लिया आपने और मेटल कार्बोनेट है जो उनमें वैलेंसी मेटल की 2 है और दोनों मेटल कार्बोनेट के मोल्स इक्वल हैं, ये बोल रहे हो। बिल्कुल, मोल्स इक्वल होने का मतलब है कि अगर इसमें एक कार्बोनेट है तो इसमें भी एक कार्बोनेट है, इसमें 2 कार्बोनेट के मोल्स लोगे तो इसमें भी लेना पड़ेगा, इसमें 5 कार्बोनेट के मोल्स लोगे तो इसके भी 5 कार्बोनेट के मोल्स लोगे। क्यों? आपने कहा ना इक्वल मोलर, दोनों के मोल्स इक्वल। अब व्हेन इट इज हीटेड, सो पहले तो अपन को पहली लाइन समझना है कि 2.58 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट इज हीटेड एट अ हायर टेम्परेचर, द ऑब्जर्व्ड लॉस इन वेट, इसके हीट करने की वजह से ऑब्जर्व्ड लॉस इन वेट, लॉस इन वेट इज 1.25। ठीक है, इफ वन ऑफ द मेटल इन द क्वेश्चन, इन द मिक्सचर होता है, ठीक है, चलेगा फिर भी। If one of the metal in the mixture is 13.5%, मतलब ये वाला मेटल को मान लेते हैं अपन 13.5%, तो बताओ ये कितना परसेंट होगा? ये क्या करता है मेटल, मेटल का परसेंट। ठीक है, और कुछ गिवन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अदर मेटल। ठीक है, दूसरे मेटल का परसेंटेज बताना। तो अपन क्या करेंगे सर, एक बार देखो, अब ये 2.58 ग्राम, ठीक है, अपन क्या करेंगे सर, ये टोटल मास मुझे गिवन है 2.5, मुझे एक बात पता है, मेरे पास मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर में क्या क्या है ये देख लेते हैं। एक तो मेटल है M, एक मेटल है M डैश और एक है कार्बन, ये है। इसका परसेंटेज आपने 13.5 दे दिया, तो बाकी दोनों का परसेंटेज क्या रहा होगा? तो अपन कहेंगे ये तो 86.5 हो जाएगा सर। तो अगर मुझे इन दोनों का परसेंटेज 86.5 है, दोनों में से अगर आप किसी का मास बता दो तो मैं उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लूंगा टोटल वेट में। फिर 2.58 ग्राम में इसका मास कितना होगा, तो इसका 13.5%, बाकी बचा हुआ मास तो इस मेटल और कार्बोनेट का होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ठीक है सर, मैं क्या करूंगा, मास ऑफ वन मेटल क्या लिखूंगा, 2.58 इंटू 13.5 डिवाइडेड बाय 100। तो अपन एक काम कहेंगे कि भैया ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, पहले तो ये बता दो। तो अपन कहेंगे हमें पता चल जाएगा ना इसका मास कितना है, ताकि बाकी का मास मैं पता कर लूंगा। कैसे पता करोगे, आपको तो इसका मोल्स भी नहीं, इसका तो एटॉमिक मास भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मास भी नहीं पता और इसका मास भी नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, एक बात तो पक्का है कि सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है। अपन कहेंगे इसको यूज करते हैं ना, इसको कैसे यूज करें? तो अपन कहेंगे देखो सर, एक बात मुझे अच्छे से पता है कि लॉसन वेट तो सिर्फ कार्बोनेट ही शो कर सकता है। लॉसन वेट तो सिर्फ कार्बोनेट शो कर सकता है। भाई कोई भी मेटल कार्बोनेट लो, चाहे आप मेटल कार्बोनेट MCO3 ले लो, हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ये तो मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था मोल कंसेप्ट को। और दूसरा मेटल कार्बोनेट है तो ये भी मेटल कार्बोनेट है, इसको हीट करोगे तो इससे भी मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ये भी रेसिड्यू है और ये गैस है। सो लॉसन वेट तो इन्हीं की वजह से होगा ना सर, मेटल तो लॉसन वेट कर नहीं सकता, वो थोड़ी वेपराइज होगा। तो अपन कहेंगे उससे का अभी ये तो बताओ कि करें क्या। तो अपन कहेंगे देखो सर, एक बात मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक कार्बोनेट है तो ये डिकम्पोज करके एक CO2 बनाता है,
ये तो मुझे पता है ना, और वही लॉस इन वेट होता है। मतलब एक कार्बोनेट से एक CO2 का लॉस इन वेट होता है हीटिंग करने से। अगर कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ तो दोनों डिकम्पोज होंगे, क्योंकि बाइवेलेंट ऐसा कोई कार्बोनेट नहीं है जो डिकम्पोज नहीं होता, सब होते हैं। सोडियम नहीं होता, पोटेशियम नहीं होता, ये अपन को पता है, ये अपन ने पढ़ा भी हुआ है। तो अपन कहेंगे देखो सर डिकम्पोज तो सभी होते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो करें क्या इससे? तो अपन कहेंगे देखो सर मेरे पास अगर एक कार्बोनेट है ना, तो वो 60 ग्राम होता है कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, उससे 44 ग्राम लॉस्ट होता है। अगर मैं एक कार्बोनेट को हीट करूं ना, तो 44 ग्राम लॉस्ट होता है। अगर मैं यहां पर इक्वल मोल्स अज्यूम कर लूं ना, तो मेरे पास दो कार्बोनेट दिख रहे हैं, ये अज्यूम कर लेता हूं कि इक्वल मोल्स है, तो दो कार्बोनेट का मतलब हो गया 120 ग्राम है मेरे पास। तो अगर 60 ग्राम कार्बोनेट एक कार्बोनेट से 44 ग्राम आता है, तो टोटल कितना ग्राम निकला होगा इससे? तो अपन कहेंगे 88 ग्राम ये निकला होगा। तो अपन कहेंगे फिर सर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो कैसे? भाई देख, इसमें कार्बोनेट जो है इक्विमोलर होने की वजह से ये तो पक्का है कि जितने मोल्स कार्बोनेट के यहां होंगे उतने यहाँ होंगे, और जितने मोल CO2 के यहाँ होंगे उतने यहाँ होंगे, राइट ना? और ये अपन को पता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे इसको 1 ले लो 10 ले लो, 1 लोगे तो लिखूंगा कि 60 से 44 ग्राम आएगा, 10 लोगे तो कहूंगा 600 से 440 ग्राम आएगा, रेशियो वही रहेगा। मतलब इसको हीट करने से सिर्फ 16 ग्राम का ही लॉस्ट होता है, 16 ग्राम अलग हो जाता है, बाकी 44 ग्राम गैस जैसे निकलेगा। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो कैसे? भाई ये क्या है? अपन कहेंगे CO2 का मास, तो हो गया ना 88 ग्राम of CO2 is formed from 120 ग्राम of carbonate। तो बताओ इतना जो लॉस ऑन वेट हो रहा है वो कितने ग्राम कार्बोनेट से हुआ होगा? कितने ग्राम कार्बोनेट से होगा? ये आ गया अपने पास। अब तो अपन कहेंगे अब क्या सर, खत्म हो गया क्वेश्चन? परसेंटेज ऑफ कार्बोनेट इन द मिक्सचर। तो अपन कहेंगे देखो कार्बोनेट का मास कितना है 1.75, और टोटल मास इन द मिक्सचर कितना है 2.85, 2.58 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, you got the percentage of carbonate। बोलो अब अपन को एक मेटल का परसेंटेज पता था, कार्बोनेट का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, बाकी बचा हुआ x ले लेते हैं, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 होता है ना, इसका परसेंटेज आ गया अपने पास कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी अराउंड 56.5, है ना? तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 56.5। अब मिक्सचर में तीन ही तो थे, दो मेटल और एक कार्बोनेट। कार्बोनेट का टोटल परसेंटेज अपन को पता है, एक मेटल का पता है, तो बाकी बचा हुआ दूसरे मेटल का हो गया। लो भाई परसेंटेज एक्स का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन देखो कितना अच्छा था। अगर आप इस गलत डायरेक्शन में जाते ना इसमें, तो आप फंस गए थे। और स्टूडेंट यही सोचेगा, उसे क्या लगता है कि अरे यार कुछ ना कुछ तो मैं कैलकुलेट कर ही डालूंगा, मास ये परसेंटेज के बने तो इसमें से पहले परसेंटेज हटा देता हूँ इसका मास, बाकी बचे हुए दोनों तो कैलकुलेट कैसे करोगे? अपन को तो पता ही नहीं कि इसका मास कितना है, एटॉमिक मास। क्या करें? मेटल भी अलग अलग है, इसलिए मैं अननोन मेरे पास दो होंगे, मैं एक इक्वेशन में दो अननोन कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए क्या करना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को अपन को ये चेक करना था कि यार ये क्यों गिवन है लॉस एंड वेट, और लॉस एंड वेट तो सिर्फ कार्बोनेट से CO2 की वजह से होता है, ये अपन को पता है। सर एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट करो ना, कैसे आया आंसर?
मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि 2.58 ग्राम 2 मेटल कार्बोनेट है, एक MCO3 गिवन था और एक M-CO3 गिवन था। इसको हीट करो तो 1.25 ग्राम मास लॉस्ट होता है। अब मुझे ये पता था कि मास जो लॉस्ट होता है ना, इट इज फ्रॉम कार्बोनेट ना, इट इज ड्यू टू CO2। CO2 की वजह से होता है मास लॉस। और इसमें गिवन था अगर एक मेटल 13.5% है तो बताओ दूसरा कितना होगा। तो मैंने कहा CO2, अब मेटल तो CO2 लूज कर नहीं सकते, कार्बोनेट कर सकते हैं। तो अगर इक्विमोलर मुझे गिवन था, मतलब इधर मोल्स दोनों के बराबर हैं, जितने ये हैं उतने ये हैं, तो चलो एक एक मोल्स अज्यूम कर लेते हैं, तो कम से कम 2 मोल तो ले ही लेंगे। तो अपन ने कहा सर पहले हीट करके अपन ना रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अपन ने कहा MCO3 अपन को पता है ये डिकम्पोज होगा तो बनाएगा क्या, MO बनाएगा और CO2 बनाएगा, और M-CO3 डिकम्पोज करेगा तो MO बनाएगा, M-O बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। अब इक्विमोलर के लिए दोनों का एक एक मोल ले लेते हैं। तो अपन ने कहा अब आप एक काम करो कि भाई इधर कार्बोनेट तो गिवन नहीं है अपने पास, तो टोटल, क्योंकि लॉस एंड वेट सिर्फ कार्बोनेट कर सकता है, मेटल नहीं कर सकता। तो अगर दोनों के इक्वल मोल्स हैं तो इसका मास होता है 60 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोनेट ऑफ CO3 इज इक्वल टू 60। तो अपन ने कहा भाई देख 260 हो गए तो 120 ग्राम है ये, जिससे कि एक मॉलिक्यूलर वेट इसका 44 ग्राम है, तो 88 ग्राम आता है। तो ये तो स्टैंडर्ड है ना जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है। तो अगर 1.25 ग्राम मेरे क्वेश्चन में लॉस्ट हो रहा है, तो मुझे यहाँ इक्वेशन में दिख रहा है जो फैक्ट होते हैं, स्टैंडर्ड फैक्ट जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है, कि भाई देख अगर आप 120 ग्राम कार्बोनेट को हीट करोगे तो 88 ग्राम लॉस्ट होगा। तो 88 ग्राम ऑफ CO2 लिबरेट्स फ्रॉम 120 ग्राम कार्बोनेट। तो बताओ 1.25 ग्राम कितने से लिबरेट हुआ होगा। तो अपन ने कहा भाई ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 88 ग्राम आता है 120 से, तो 1.25 कितने से आया होगा, कितने ग्राम कार्बोनेट से आया होगा। तो मुझे क्वेश्चन में पता चल गया मास ऑफ कार्बोनेट कितना, 1.75 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कार्बोनेट कितना है, फिर बाकी तो बेकार है, हमें तो बस इस वाले पार्ट को समझ में आना चाहिए कि भाई ये वाला पार्ट था अपने लिए मेरा, कैसे कैलकुलेट करें। बाकी पार्ट तो आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, उसमें क्या करो, कैलकुलेशन थोड़ी बताना, कैलकुलेशन तो हम खुद कर लेंगे। हाँ सर अभी समझ गया, सॉरी यार सर। हाँ चलेगा ना, मतलब मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अगर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता था अगर ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये क्वेश्चन आपको शीट में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला, तो मैं देता भी नहीं कि बच्चों को क्यों बताना है यार, शीट सॉल्व करवा दो खत्म करो। लेकिन मुझे पता है अगर ये नहीं दूंगा ना तुम्हारे दिमाग की एक्सरसाइज नहीं होगी और फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो तुम कितने परेशान हो रहे हो इससे मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें परेशान ही करूंगा तब आएगा रिजल्ट बेटा, नहीं तो रिजल्ट भी नहीं आएगा अपना तो। और सब अपन रिजल्ट के लिए ही पढ़ रहे हैं, मजाक के लिए अपन कोई नहीं पढ़ रहे है ना। और तुम पूछोगे हाँ नहीं, सर। तुम पूछोगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, और जब बताऊंगा नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा तुमको भी और हमको भी। अब अपने पास ना फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में भी मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या, मैं पढ़ दूं ऐसे ही बोल दूं? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। हाँ सर ऐसे ही बता दो, एक बार चेक कर लेंगे, है ना। मैं सर हम लोग खुद से ट्राई बताता करेंगे। जो भेजा है इसने खुद ही गलत किए हैं सब। N2H4 मॉलिक्यूल है, इसमें ये -2 है,
C6H12O6 इसमें कार्बन 0 आ रहा है, इसमें कैलकुलेट करूं क्या? 2x + 4 = 0, 2x = -4, x = -2। बताओ, किसी को डाउट है तो बोल दो भाई। नो सर। ये 0 आ रहा है, किसी को डाउट नहीं? C3O2 4/2 आ रहा है 4/3। है ना, 4/3 आ रहा है बिल्कुल। फिफ्थ वाले में नहीं, फोर्थ वाला भी तो है, फोर्थ वाले में Mn2O3 है x = 3। पक्का? Br2O7 है, Br3O7, x = 14/3 माइनस या प्लस? सर पॉजिटिव। ठीक है, फिर Na2S2S4O6 5/2 चलेगा। फिर KMnO4 6। हाँ, नहीं सर, नहीं सर। अच्छा K2MnO4 है, सही है तेरा। CaOCl2 0। क्लोरीन ना 0, H2S2O7 6। बस यही दिए थे मैंने। आप किसी को डाउट है तो बोलो। सर एक C2O4 -2 भी था। C2O4 -2 एक था C2O4 -2, तो इसमें 3। आप किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट नहीं? और कोई किसी को पूछना है तो पूछो। अच्छा ठीक है, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को कैलकुलेट करने आ गए। तो ये जो पढ़ रहे होंगे बेटा अपन, इसमें तो अपन मतलब मेरे ख्याल से अपन कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। सेंट्रल एटम पॉइंट 1 नंबर 1 लिखा होगा अपन ने। यस सर, एप्लीकेशन लिखा है। हाँ, एप्लीकेशन में अपन पढ़ रहे थे और अपन ने पढ़ा था पॉइंट 1, द लीस्ट ट्रस्टेबल एटम इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। यस सर। ठीक है, ठीक। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को मैंने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करवाया? परसेंटेज ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? नहीं सर। नो सर। तुम्हारे बैच में नहीं कर पाया, तो फिर अभी कर ले पहले वो, फिर उस, लेकिन ये एप्लीकेशन भी छूट जाएगा ना, उसको कर दूं फिर उसको अलग रखना, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अपन ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बना देना, ब्रैक एक बॉक्स बना देना कि अभी ये कंटिन्यूएशन का पार्ट नहीं था, सर ने ऐसे बताया था हमें, और उसके बाद फिर अपन इसको थर्ड पॉइंट फिर से कंटिन्यू करेंगे। या रुको अभी, रुको रुको रुको, सर या पहले ट्रस्टेबल सीरीज ही खत्म कर दो। नहीं यार इसमें बहुत टाइम लगेगा। ट्रस्टेबल सीरीज वाले पार्ट को ना टाइम लगेगा। मुझे एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कोई क्वेश्चन हो तो छोड़ देना, उसको मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, चलेगा ना? हाँ सर। ठीक है, तो फिर अपन थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं एप्लीकेशन का। मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा 100%, याद दिला देना तुम मुझे। और अभी हो सकता है तो मैं अभी याद, मतलब मेरे पास टाइम होगा तो मैं अभी, मुझे लगेगा कर सकते हैं तो अपन कर लेंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट, द ऑक्सीडेशन स्टेट of any atom cannot be greater than
इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी सेंट्रल एटम या किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। चलो देखते हैं कैसे बोल रहे हैं सर। मान लेते हैं अपने पास ऐसे गिवन है, तो इसमें सेंट्रल एटम तो ये अपन को पता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट आप हमेशा सेंट्रल एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अपन कहेंगे इसमें सर कैलकुलेट करूंगा ना अगर मैं, तो कैलकुलेट करूंगा, हाइड्रोजन तो +2 होता है, एक हाइड्रोजन +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन +2 होते हैं, प्लस सल्फर के लिए कैलकुलेट करना है, एक ऑक्सीजन -2 होता है और 8 ऑक्सीजन -16 हो जाएंगे, ओवरऑल आपने 0 दे रखा। तो मुझे x का वैल्यू 7 आया। जब किसी का वैल्यू 7 या 8 ऐसे आता है ना, तो अपन को थोड़ा सा दिमाग में ये आना चाहिए कि यार थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके देख लो इतने होते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट is +8 only for osmium. Rest all have oxidation state less than or equal to 7. तो जब भी 7 या 7 भी मतलब ऐसे होगा कि भाई जैसे KMnO4 वगैरह है, इसमें ये 7 आ जाएगा, या HClO4 है तो Cl का 7 आ जाएगा। इस टाइप से काफी कम कंपाउंड है, मतलब काफी सारे ऑक्सीजन दिखते हैं अपन को, तभी उस पर 7 जाता है, नहीं तो नहीं जाता। बहुत सारे ऑक्सीजन होते हैं तो वो 7 तक जाता है। तो अगर किसी का 6 या 7 आए तो एक बार देख लेना उतना होता है या नहीं होता है। सल्फर के लिए अपन को पता है एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर is equal to 16, so 2867, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 6। तब तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ये तो ऑब्जर्व्ड है, एक्चुअल जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, इट विल बी इक्वल टू +6, क्योंकि 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो सर कैलकुलेशन में तो आ रहा है, हम क्या करें फिर? कैलकुलेशन आपने सिखाए भी उतने सारे, तो मैंने आपको ये भी बताया कि जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने सीखे ना, उनमें 6 या उससे कम ही थे। 7 भी अपन ने कुछ एक ही सीखे, KMnO4 के अलावा दूसरा कोई केम अपन ने सीखे नहीं, या फिर KClO4, तब ऑक्सीजन का नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 या 6 है तो एक बार ये जरूर सोचो क्या उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, क्योंकि किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस शेल से ज्यादा होना मुश्किल है। क्रोमियम ऑक्साइड है CrO5, CrO5 में अगर अपन Cr को कैलकुलेट करेंगे तो x - 10 is equal to 0, x is equal to 10 पॉसिबल ही नहीं, आपने कहा 10 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं होता। तो अपन कहेंगे ये तो इसका ऑब्जर्व्ड हो गया सर, जैसे आपने यहाँ लिखा था, बट एक्चुअल में क्या होगा? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, सो इट इज 2, 8, 8 एंड इट इज 6, देयरफॉर एक्चुअल इट इज 6। तो इसमें एक्चुअल में 6 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल नोबल गैसेस विल बी 0। नोबल गैसेस के ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 बता दें, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, मतलब इसमें आप ये बोल रहे हो कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आए तो आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर बताना है। बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये तो पक्का है कि सर आपने पर वर्ड यूज किया है, तो इसमें कुछ ऑक्सीजन ऐसा होगा जिसमें -1 चार्ज रहा होगा,
कुछ ऑक्सीजन ऐसे होगा जिन पे -1 चार्ज रहा होगा, लेकिन अपन ने सारे -2 काउंट किए, कोई बात नहीं, ये भी पेरोक्साइड होगा, क्योंकि किसी भी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 8 या उससे ज्यादा है, 8 सिर्फ ऑस्मियम में होता है, वो भी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एग्जिस्ट करता है ऐसे, उसके अलावा बाकी सभी का 8 से कम ही होगा। और अगर 8 से ज्यादा, अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है तो पेरोक्साइड्स ही होंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5 is परसल्फ्यूरिक एसिड, परसल्फ्यूरिक एसिड। तो अब अपन को लगेगा सर आप दिखा सकते हो कि इनमें किन में किस में मतलब वो आ रहा होगा, किस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तो अपन देख सकते हैं, लेकिन अभी अपन को ना उसको देखने के लिए अपन को आना चाहिए स्ट्रक्चर बनाना। अगर इनके स्ट्रक्चर बनाने अपन को आते हैं तो फिर अपन देख सकते हैं कि कौन से ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है और कौन से ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, वो अपन देख सकते हैं। और स्ट्रक्चर बनाना अपन सीखेंगे इन द केमिकल बॉन्डिंग। तो अपन केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड कैरोज एसिड, और इसको अपन बोलते हैं मार्शल एसिड। ये नाम यूज होंगे, मार्शल एसिड और कैरोज एसिड। तो इनके स्ट्रक्चर बनाना अपन को आएगा। अब जैसे अपन लिखते हैं, तो कभी भी किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करो, और अगर 8 या 10 या इस टाइप से आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो आप एक बार जरूर ये चेक करो कि क्या उसके उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर होते हैं तो ही आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, वरना वो ऑब्जर्व्ड है। एक्चुअल में मुझे यही लिखना है। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि बताओ H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, और मुझे ऑप्शन ऐसे गिवन होते हैं, तो मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या टिक करता, +7 या फिर +6, तो मैं इसको +6 टिक करता कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। क्यों? क्योंकि कभी किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो अपन वो बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब व्हाट आई एम थिंकिंग ना, कि अभी बतानी चाहिए ये चीज या बाद में बतानी चाहिए ये चीज? अभी बतानी चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा बताओ एक बात, कि मान लो मेरे पास, अब मैं इधर कुछ और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं। मान लो मेरे पास HCl गिवन है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि जब इसमें से H+ आयन और Cl निकले, H और Cl निकलेंगे तो क्या बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा कि कैसे बनाऊंगा, बताओ। सर हाइड्रोजन पे +1 एंड Cl पे -1 है। हाइड्रोजन पे प्लस रहता है और Cl पे माइनस रहता है, वो क्यों? हाइड्रोजन का डुअल प्रॉपर्टी होता है, अच्छा, और Cl हमेशा -1 होता है। अच्छा ठीक है, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि देख भाई, ये दोनों ही नॉन मेटल, अगर दोनों नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल। इससे ज्यादा, हाइड्रोजन से ज्यादा कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ अटैच्ड होगा, उस पर हमेशा +1 ही होगा, और दूसरे नॉन मेटल पे -1 होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कोई भी दूसरा नॉन मेटल हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मतलब ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो सर इसमें आपने एक बॉन्ड बना रखा है, और ये बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की तरफ, ज्यादा नॉन मेटेलिक की तरफ शिफ्ट होता है। तो इस बॉन्ड की वजह से इस पे +1 आएगा, इस पे -1 आएगा। क्यों?
जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्टेड है ना, इसलिए जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उस पर प्लस और जिसको मिल रहे होते हैं उस पर माइनस। तो मैं कहूँगा अच्छा बताओ मेरे पास ऐसे होता तो उसमें क्या है, इन दोनों में से ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो अपन कहेंगे ये तो ऑक्सीजन है, वो तो हमें पता है। कार्बन तो मतलब सेमीकंडक्टर जैसे भी यूज होता है, तो मेटलॉइड जैसी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी होती है उसकी। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होते हैं क्योंकि ये ज्यादा नॉन मेटेलिक है। तो अपन कहेंगे देखो अगर आप एक बॉन्ड बनाते हो तो एक एक चार्ज लिखोगे, तो दो बॉन्ड बनाओगे तो दो दो चार्ज लिखूंगा। अच्छा ऐसा करना होता है। तो अगर मान लो मैं 3 बॉन्ड बनाऊं तो मैं कहूंगा 3 चार्ज लिखूंगा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मुझे यह है कि जितने बॉन्ड हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ उतने ही चार्ज लिखने हैं, बिल्कुल उतने ही चार्ज लिखने होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। मैं नॉन मेटेलिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड अभी अच्छे से आपको नहीं बताया, वो उस पीरियोडिक टेबल में पूरा चैप्टर होगा। अब अपन कहेंगे देखो सर अगर मान लो मैं CO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट आप मुझसे पूछ लो क्या होगा, तो मैं x -4 = 0 लिखूंगा और बाद में लिखूंगा x +4। किसी को डाउट है क्या इसमें? CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है, सबको पता है। अगर मैं CO2 आपको ऐसे लिख के दूं और फिर पूछूं कि बताओ कार्बन पे कितना चार्ज है, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, अभी तो बताया आपने कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 बॉन्ड है तो इसकी तरफ -2 इस पे +2 इस बॉन्ड की वजह से, और इस बॉन्ड की वजह से इस पे +2 और इस पे -2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस पे +4। वो मैं ऐसे भी कैलकुलेट करके बता सकता था और ऐसे भी कैलकुलेट करके बता सकता था। अच्छा मतलब मुझे अगर कोई स्ट्रक्चर दे दे तो मैं नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से इलेक्ट्रो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से चार्जेस लिख के भी बता सकता हूं कि किसी पे कितना चार्ज होगा। हाँ बता सकते हो आप। ओके अच्छा ठीक है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, मान लो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, वो देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैं सिखाऊंगा, मैंने आपको बताया मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बिल्कुल नहीं सिखा रहा आपको, मैंने तो आपको सिर्फ ये सिखाया है कि अगर किसी के बीच में मैं बॉन्ड बनाऊं तो नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से आप चार्जेस लिख देना, बस ये सिखाया मैंने। ये बिल्कुल नहीं सिखाया कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर मैं सिर्फ मैं ही बताऊंगा और वो तुम्हें भी बनाना आएगा, तुम टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये बनाना तुमको भी आता, ये बड़ा इजी होता है बनाना, बस वो थोड़ा सा और मैच्योर्ड हो जाओ, मैं बताऊंगा वो कैसे। अच्छा देख अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर है ना, अपन कहेंगे देखो सर इसमें ना ये सल्फर एटम, ये स्ट्रक्चर गिवन है मुझे, ठीक है। अब मुझसे कहा गया कि सल्फर पे चार्ज बताओ कितना है, तो मैं कहूंगा कर लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1, सिंगल बॉन्ड है। इस बॉन्ड की वजह से इस पे -2 इस पे +2, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1, और इस बॉन्ड की वजह से इस पे -2 और इस पे +2। मैं थोड़ा सा वैसे कर लेता हूं ताकि अपन को चार्जेस सब दिखे। इस पे +2 और इस वाले बॉन्ड का जो पहले लिखा था जो अपन ने हटा दिया वो अपन लिख लेते हैं, ये होंगे। और कोई बॉन्ड तो नहीं बना ना इसके अराउंड, इतने ही तो बने हैं। अब जरा कैलकुलेट करो सल्फर के अराउंड टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। 6। भाई कोई भी एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बॉन्ड कैसे बना सकता है? तो आप कुछ भी कैलकुलेट करो, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, उतना ही बताऊंगा मैं। तो अपन कहेंगे देखो इसके अराउंड भी यही आ रहा 6 -2 +2 -1 +1। सर वो हाइड्रोजन पे +1 है, इसकी ऑक्सीजन पे -1 है ना। एक मिनट, हाँ 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 बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, ये लिख लूँ मैं, वो भी बताता हूँ क्योंकि बच्चों को तुम लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चलेगा। इसके अराउंड भी +1 है, देखो मैंने सारे बॉन्ड लिखे इसके। अच्छा ठीक है, अब अपन कहेंगे अच्छा ये बताओ सर
इधर सल्फर, इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पे +1 लिखा था आपने, इस पे -1 लिखा था आपने, चलो भाई मान लिया मैंने। और इस वाले बॉन्ड का कहाँ गया, तो अपन कहेंगे इस वाले बॉन्ड से लिख दो, ये +1 है -1। और इसके भी इस बॉन्ड से, तो अपन कहेंगे उस बॉन्ड से भी लिख लो आप, हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप उसको भी लिख लो ऐसे, इसका +1 और इसका -1। अब सर आप सारे बॉन्ड लिख चुके हो, सिर्फ ये वाला बॉन्ड बचा हुआ है, इसके लिए भी लिख चुके हो आप, इसके भी लिख चुके हो आप, सारे आप लिख चुके हो, बस ये वाला बॉन्ड बचा हुआ है, इसको और लिख दो। तो अपन कहेंगे इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो अपन कहेंगे कोई नहीं, दोनों एक जैसे, तो इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ नहीं जाएगा। तो फिर जब सेम एटम होते हैं तो एक दूसरे की वजह से 0, जब सेम एटम होते हैं तो एक दूसरे की वजह से 0। अब तुम ये बताओ, अपने पास ऐसे 2 ऑक्सीजन हैं जिन पे सिर्फ -1 चार्ज है, बाकी सब पे -2 है, देखो बाकी सब पे -2 है। 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पे -1 चार्ज है, और हम क्या कर रहे थे, सभी 8 पे क्या ले रहे थे, +2 चार्ज, इसलिए वो 7 आ रहा था, इसलिए वो क्या आ रहा था, 7 आ रहा था। लेकिन इसमें से 2 ऑक्सीजन तो ऐसे हैं जिन पे -1 चार्ज है, और वो अगर लिखोगे तो +6 ही आएगा, और ये आ रहा है, देख लो +6 ही आ रहा था। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाए तो फिर मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कैलकुलेट कर दूंगा, फिर तो इसी स्ट्रक्चर से कैलकुलेट कर दूंगा। लेकिन अपन क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे कि स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो गई ना, तो वही गड़बड़ हो गया। इस टाइप के स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, ये सीधा अपन को क्वेश्चन में आ जाएगा, सीधा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि बताओ सल्फर के बीच में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एडवांस में, कि इस मॉलिक्यूल में बताओ सल्फर के बीच में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। ये एडवांस के क्वेश्चन होंगे ऐसे। और इसका स्ट्रक्चर बनाओ, पूछ लेंगे अपन से, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो बना देंगे अपन को, क्या लो भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसे। और तुमसे कहूंगा कि बताओ इसमें कैलकुलेट करके बताओ, तो अपन कहेंगे कैलकुलेट उसमें क्या अभी कर देता हूँ। इसके सराउंड आपने जो बॉन्ड बना रखे हैं, आपने बताया ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर डबल बॉन्ड है, ये तो मेटल है, इस पे -2 इस पे +2, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से, और इस बॉन्ड सर आपने -1 क्यों लिया है ऑक्सीजन का? एक ही बॉन्ड तो है, ओके। सिंगल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड लेना होता है ना, एक ही चार्ज लेना होता है ना, डबल बॉन्ड में 2 चार्ज लेना होते हैं, तो इधर लिया था ना मैंने 2 चार्ज। बोलो, आवाज नहीं आई, अब काउंट कर लो इसके अराउंड कितने चार्ज हैं पॉजिटिव, 6, उतने ही तो लिखे मैंने। वैसे अपन CrO4 ना, ये काफी, वैसे CrO4 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, बिल्कुल -1 +1 सिर्फ बॉन्ड पे वेस्ट होता है। CrO4 मतलब मैंने जो कंपाउंड लिखे ना, ये कंपाउंड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे अपन से। इसलिए एग्जाम्पल भी जो मैं लूंगा ना, अगर बैलेंसिंग के लिए भी कोई, मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, ये समझ लो कि मतलब अपन ने ये अपने लिए ऐसे नहीं कि सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहे होंगे सर उसमें वो कंपाउंड ले रहे होंगे जो अपन से मेंस या IIT में डायरेक्ट पूछेंगे कि भैया यही कंपाउंड बताने हैं आपको। ये ब्लू लिक्विड होता है CrO5, और ये थोड़ा बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है ना, ये इसका मुंह हो गया ऐसे, तो इसको बोलते भी अपन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। मतलब कोई भरोसा नहीं अपन को, इस पेज से ये क्वेश्चन आता है, और मेंस में तो पक्का, मेंस में तो 8 पेपर होते हैं कम से कम,
सभी सभी के पेपर में एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा इसमें से, नहीं होगा तो बता, एक और बनाता हूँ, उससे तो पूछ ही लेंगे, कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा। सर लेकिन तो स्ट्रक्चर ही बना लाना चाहिए। यार बेटा मतलब तुम बोल रहे है ना, या तो मेरे लैपटॉप की आवाज स्लो है या फिर मतलब मुझे आवाज कम आई। सर उसकी आवाज ही कम आई। अच्छा तुझे भी सुनाई नहीं दी। चल एक क्वेश्चन अब तुम लोग कैलकुलेट करके दिखाओगे मुझे, एक दो क्वेश्चन में। हाँ तो देखो अब पूछ रहा है कि इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाए, और मैंने पहले क्या कहा था। सर आप सिखाओगे बाद में। हाँ तो मैंने बाद कहा में। था ना, वरना मैंने कहा था ये भी नहीं सिखाता हूँ तुमको फिर अभी, जब सिखाऊंगा स्ट्रक्चर तो फिर प्रॉब्लम क्या आता ना, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट चल रहे हैं, बता ही दो स्ट्रक्चर बनाना, बच्चों को पता है ना कि सर सिखाएंगे तो हम अपने आप कर लेंगे, अभी तो आप स्ट्रक्चर बना के दो तो हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं ऐसे, है ना। तो अब वो पूछ ही रहा है कि सर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अभी तो मतलब बोला ना कि अपन सीखेंगे ना, क्यों टेंशन लेना है, तुमसे ज्यादा टेंशन तो मुझे है कि बच्चे मेरे मतलब, है ना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं होता, तो अपन ना देख, अब तुम लोग मुझे ये कैलकुलेट करके दिखाओ कि इसमें जो क्लोरीन है ब्लीचिंग पाउडर में, इन क्लोरीन पे चार्ज क्या क्या होगा, जरा कैलकुलेट करके दिखाओ। सर टोटल क्लोरीन दोनों मिला के। नहीं अलग अलग चाहिए मुझे। सर एक का +1 एक का -1। सर दोनों का -1। नहीं बेटा, एक का +1 एक का -1 आना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने आपसे इस पेज पे देखना, अपन ने यहाँ पर सीखा, ये सीखा ना, ये तब ब्लीचिंग पाउडर टोटल क्या आ रहा था इधर, 0, 0। है ना। और वो 0 इसलिए आ रहा था क्योंकि जब अपन कैलकुलेट करेंगे ना इसमें, तो देख इधर सिंगल बॉन्ड था, ये मेटल है इसलिए +1 है, इसमें -1, ये मेटल है इसलिए इसमें +1 है, सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें -1 होगा, और इन दोनों की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा नॉन मेटेलिक है ना इससे, तो ये -1 है +1। अब आप दोनों Cl को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0, और वही तो लिखा था आपने यहाँ पर, देखो Cl पे चार्ज 0। सर पिछला सर वाला तो अगर स्क्रीन हमें Cl का पूछते हैं तो हमें टोटल बताना होता है या अलग अलग। नहीं, वो ऑप्शन में गिवन होता अपन को, अपन से पूछते Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, 0, 3, 2 और डी ऑप्शन में गिवन है अपन को 4, 1 भी नहीं लिखेंगे, तो अपन कहते हैं अच्छा 0। दूसरा ऑप्शन बनाते हैं, जब वो दूसरा ऑप्शन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl, तो अब वो ऐसे पूछते अपन से कि भाई ए अपन को गिवन है, तो ऑटोमेटिकली अपन को समझ में आ गया कि आप अलग अलग Cl पे पूछ रहे हो, क्योंकि 2 देने का मतलब ही क्या है, दोनों पे अलग अलग चार्ज है। समझ में आया ना। यस सर। अब जैसे अभी तुमसे ये कैलकुलेट करवाया था मैंने, क्या ये देख, C3O4 में कितना आ रहा है कार्बन पे चार्ज, 4/3। ये स्ट्रक्चर है C3O4 का, हाँ C3O2 ना, C3O2 ही तो था उसमें, C3O2, हाँ तो ये स्ट्रक्चर है उसका। अब अपन कहेंगे इधर अगर कैलकुलेट करूंगा सर तो ये डबल बॉन्ड है, इस पे -2 इस पे +2, इधर चेक करूंगा तो ये -2 और इस पे +2। अब क्या, 0। इधर भी 0 और 0, मतलब इसमें कार्बन पे 2 टाइप के चार्ज हो गए, एक 0 हो गया एक +2 हो गया, इसमें कार्बन पे 2 टाइप के,
सर लेकिन ये 4/3 कैसे होगा? बेटा कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ना फ्रैक्शन नहीं होते, उसको फिर वो ऐसे पूछते हैं जैसे अपन ने लिखे ना, कैलकुलेट द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन दिस। जैसे मान लें अपन ने ये लिखा, मान लो अपन को ऐसे आया, अपन ने कहा सर देखो Fe3O4 है, लो सर 8/3 आया। ये 8/3 नहीं होता, वो अपन ने अभी मैंने एवरेज कैलकुलेट करवाया आपसे कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए ना, अगर लिखा है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 8/3, वो फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? इट्स अ मिक्स्ड ऑक्सीजन। इट्स अ मिक्स्ड ऑक्सीजन। तो बाकी चीजें भी अपन पढ़ेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब धीरे 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 एक एक चीज कैलकुलेट करते हैं अपन, कैसे अपन को कैलकुलेट करना है, राइट? तो अपन को ये पता है कि अगर हमें कोई स्ट्रक्चर गिवन है, मान लो अपन ने ऐसे लिखा H2SO5, तो आपने H2SO5 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, तो इधर सल्फर तो +8 आ रहा है सर, तो अपन कहेंगे +8 तो पॉसिबल ही नहीं है, X = 8 तो ऑब्जर्व्ड होगा, एक्चुअल इट इज +6। कैसे कैलकुलेट करें? अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे अपन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देख भाई, सिंगल बॉन्ड है ना, -1 +1, डबल बॉन्ड है ना, तो इधर -2 इधर +2, इधर भी सिंगल बॉन्ड है ना, तो -1 +1, इधर डबल बॉन्ड है ना, तो इसमें -2, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, इससे ये ज्यादा मेटल, ये ज्यादा नॉन मेटल था, इसलिए जो ज्यादा नॉन मेटल होता है उस पर माइनस, ये +1। टोटल चार्ज देखो इसके अराउंड कितना है, ये +2 होगा, ये -2, ये +2, टोटल चार्ज देखो इसके अराउंड कितना है, 6। मैंने भी वही लिखा, इधर इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1, इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1, इस पे +1, और इस बॉन्ड की वजह से इस पे 0 और इस पे 0। यहां पर अपन को एक बात अच्छे से दिख रहा है कि ऐसे 2 ऑक्सीजन थे जिस पे -1 चार्ज है, और हम सभी पे क्या कैलकुलेट कर रहे थे? -2। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग X = 8। 8 तो पॉसिबल ही नहीं है, 8 तो सिर्फ ऑस्मियम के लिए होता है। तुरंत चेक करेंगे, सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, और इधर देखो आ भी रहा है। सर ऑस्मियम क्या है? नॉन मेटल है? मेटल? ऑस्मियम इज अ मेटल, ऑस्मियम मेटल होगा तभी तो इतना ज्यादा होगा, ऑस्मियम इज मेटल, OS। एवरीबॉडी गॉट इट? कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अब आज अपन यहां तक ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको होमवर्क दिया था, अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सरसाइज 3 कर लिया अपन ने। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सरसाइज 3 सर हमने तो किया है। हाँ सर किया है। तो ठीक है, फिर इसको भी डिस्कस करेंगे अपन। अब इसमें पॉइंट नंबर ये अपन ने 3 डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम पहले अपन पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद इसके और भी अभी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, काफी बचा हुआ है, अभी तो शुरुआत है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही कैलकुलेट किया अभी तो, इससे आगे अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे फिर।